हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का जोरदार स्वागत है एक नए वीडियो में। ये जो वीडियो है वो आरबीएससी क्लास 12 हिंदी मीडियम का है, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 29 मानव में रासायनिक समन्वय, मतलब इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, किसी भी नाम से हम पुकार सकते हैं इनको। तो चलिए बिना किसी देरी के ये चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए। संभवतः 1 से 2 वीडियो और आएंगे। अगर आज का वीडियो हम अच्छे से क्लियर करते हैं तो एक वीडियो संभवतः और आएगा, फिर एक वीडियो हम क्वेश्चन करेंगे इस पे। और आज के सेशन में हम कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन, 2 से लेकर मिनिमम 2 और उसके आगे कुछ भी कर सकते हैं, मिनिमम 10 मैक्सिमम 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, नीट में आए हुए क्वेश्चन करेंगे जो आज मैं पढ़ाऊंगा उस पर। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कि एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहीं ना कहीं ये आपको डायरेक्टली फ़ायदा देने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारी प्रायिकता यही रहती है कि हम 100% चीज़ें आपको क्लास के अंदर याद करा दें। हमारा टारगेट यही होता है कि जो भी क्लास में पढ़ाऊँ आपको 100% याद रहे, चाहे आप कमज़ोर हैं, मीडियम हैं, बहुत तेज हैं। ठीक है ना, क्लियर है चीज़ें। तो इतनी चीज़ें को हम एक साथ समेट कर चल रहे हैं आपके लिए, तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। लाइक तब करिए जब आपको वीडियो समझ में आए। अगर नहीं आता तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर कि सर आप बहुत गंदा पढ़ाते हो, इतना गंदा पढ़ाते हो कि बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ठीक है, या आपको अच्छा लगता है तो आपको याद होता है तब भी आप बोल सकते हो। ठीक है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। देखो जीवन यही है, इम्प्रूव करना। जो खुद को लगातार अपने आप को अपडेट करता जाता है वही इंसान सही मायने में इंसान है, वही लगातार अपनी ग्रोथ करता जा रहा है। जो एक जगह पे स्टेबल है, रुका हुआ है, वो कभी ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो वहीं पे बस जीवन काट रहा है, जीवन को जी नहीं रहा है, जीवन को काट रहा है। वही चीज़ आपके साथ कहना चाहूँगा। कभी भी 2 चीज़ें अहम कभी भी नहीं रखना चाहिए, गुरूर किसी का भी नहीं चलता है। बस ये चीज़ है कि हम सीखने आए हैं और सीखते रहें और जीवन भर सीखते रहें, यही हमारा उद्देश्य होता है। और मैं तुम्हारे काबिल रह सकूं, मैं तुम्हें कुछ अच्छा सिखा सकूं, कुछ तुम्हें काबिल बना सकूं, या मैं खुद एक अच्छा इंसान बन सकूं, ये मेरे लिए भी सबसे पहला प्रश्न यही उठता है। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक? हम पढ़ रहे थे क्या? इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी में हम पढ़ रहे थे क्या कि हाइपोथैलेमस। एक बार आपको क्विक रिवीजन करता हूं पिछले वीडियो का। हाइपोथैलेमस और पीयूष, एक्चुअल में मैं इसको एक ही वीडियो में लेता हूं, लेकिन पिछला वाला वीडियो बहुत बड़ा बन गया था, इस वजह से मैं आज उसके बचे हुए पार्ट इस वीडियो में ले रहा हूं। ठीक है ना, तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, इससे एक से एक वृंत के द्वारा जो पीयूष ग्रंथि है वो लटकी हुई होती है, उस वृंत को इनफंडिबुलम कहते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होती है सेला टर्सिका नामक गड्ढे में, कौन सी हड्डी के अंदर वो गड्ढा होता है? स्फिनॉइड बोन होता है, स्फिनॉइड, याद रखेंगे ना, स्फिनॉइड हड्डी, स्फिनॉइड अस्थि के सेला टर्सिका नामक गड्ढे में, गर्त में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि है। वैसेलियस ने इसका नाम दिया था। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। एकदम आसान से एकदम चीज़ें याद करा दिया था, एकदम मज़ेदार एकदम। ठीक है ना, फिर आपको बात करते हैं। फिर मैंने बताया पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, अग्र पीयूष, पश्च पीयूष। अग्र पीयूष को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, पश्च पीयूष को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। देखो एडिनो और न्यूरो कहने का एक रीजन है बेटा। देखो मैंने बोला था क्या कि मान लो हाइपोथैलेमस है, ये हो गया वो वृंत, ये हो गई वो पीयूष। ठीक है ना, ओके। अगर मैं इसको बोलूं अग्र, इसको बोलूंगा पश्च, तो एक्चुअल में जो पश्च वाली है ये जो जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ठीक है, एक रफली डायग्राम है बेटा। आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दिया था कि कैसे कहां पे अटकी हुई होती है। ठीक है ना, तो अब ये जो पीयूष, पश्च पीयूष है, ये एक्चुअल में एक न्यूरॉन्स के द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पे होते हैं न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के द्वारा, मतलब इनके जो पश्च पीयूष के हार्मोन्स जो होते हैं, देखो पश्च पीयूष के 2 हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। यहाँ लिखता हूँ फिर से, देखो दोबारा से याद करा रहा हूँ आपको, आपके टंग में होना चाहिए ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ठीक है, अब जो ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है, ये हार्मोन्स एक्चुअल में हाइपोथैलेमस में बनते हैं, लेकिन वो जो है ये न्यूरॉन के द्वारा पश्च पीयूष में आते हैं, यहाँ इकट्ठा होते हैं और क्या होते हैं, फिर यहाँ से टारगेट कोशिकाओं तक पहुंचा जाते हैं। ऑक्सीटोसिन को मैंने आपको बताया था, ये बर्थ हार्मोन से, डिलीवरी होती है ना, प्रसव पीड़ा जो होती है वहां पे कराता है। अभी आज बताऊंगा इसके काम कैसे करता है ये। और वैसोप्रेसिन को एडीएच बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स।
क्या बोलते हैं, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हुई। अग्रपीयूष से 6 टाइप के हार्मोन्स निकलते थे। मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, जब पास आओगे तब फैसला लेंगे। जब पास आओगे तब फैसला लेंगे। जब का मतलब क्या था, GH, ग्रोथ हार्मोन्स। P से प्रोलैक्टिन, ठीक है। A से ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। क्या बोलेंगे, एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। T से TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। F से FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, या फॉलिकल को हिंदी में पुटिका बोलते हैं, पुटिका प्रेरक हार्मोन्स। LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यही होता है। तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि क्या है ट्रिक, जब पास आओगे तब फैसला लेंगे। अब इन्हीं हार्मोन्सों का काम और इनके कम और अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं वो पढ़ना है आज हमें। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो अग्रपीयूष है उसके 3 भाग होते हैं, पार्स डिस्टेलिस। पूरा लिखता हूं, देखो थोड़ा सा अच्छा लिखने का प्रयास करूंगा। पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, पार्स ट्यूबरेलिस, फिर से गंदा लिखने लग गया, और पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया को मीडियम मतलब मध्य पीयूष भी कहते हैं कुछ साइंटिस्ट। और इससे एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम होता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। बताओ बेटा, इतनी चीज़ें आपको याद हो रही हैं या नहीं? आप बेटा बहुत गंदी आदत है, आप कमेंट नहीं करते हो। मुझे कैसे आइडिया होगा कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको याद हो रही हैं कि नहीं हो रही? आप वीडियो में जाओ, थैंक यू मुझे नहीं चाहिए आपका। आप मुझे बताओ कि सर आज का ये टॉपिक समझ में आया, ये नहीं आया, ये कम थोड़ा सा टफ लग रहा है, ये ईजी लग रहा है, इस पर फीडबैक दो। थैंक यू, बहुत अच्छा, नाइस, ये सब बिल्कुल, इस सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ बताना है अपने टारगेट से रिलेटेड कि आप कोई चीज़ें समझ में आ रही कि इसको और ईजी करें और अच्छे से समझाएं, 1-2 बार और एक्सप्लेन करें। समझ गए ना? 100% श्योर करता हूं कि ये चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो। बस ध्यान से सुनते रहिए, बोलने का प्रयास करिए बस, और आपको याद हो जाएगी, ये मेरा दावा है, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूं कि पीयूष के 2 भाग होते हैं, अग्रपीयूष, पश्चपीयूष। अग्रपीयूष को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, 75% भाग यही बनाती है। पश्चपीयूष को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। उसके पीछे रीजन भी न्यूरो मतलब तंत्रिका, न्यूरॉन। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन्स के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है ना। अब इसी न्यूरॉन्स के अंदर क्या होते हैं, वो दोनों हार्मोन्स आते हैं। बनते कहाँ हैं दोनों हार्मोन्स? ये बनते हैं हाइपोथैलेमस में और आके यहाँ इकट्ठा होते हैं, फिर यहाँ से टारगेट की तरह जाते हैं। तो एक क्वेश्चन 2015 में आया था कि मतलब ऐसा हार्मोन्स जो बनता कहीं और है लेकिन आके इकट्ठा होता है मास्टर ग्रंथि में, और वहाँ से लक्ष्य कोशिकाओं को स्रावित किया जाता है। 4 तरीके के ऑप्शन दिए थे, तो उनमें एक ऑप्शन था ऑक्सीटोसिन। अभी आखिरी में मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन, और अगर आपने नोट्स देखा होगा पिछले वाले वीडियो लेक्चर में तो उसमें लास्ट में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके, देन हम बात करते हैं अग्रपीयूष के 3 भाग होते हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबेरेलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस 6 टाइप के हार्मोन्स निकालते हैं, मतलब पूरे अग्र की बात कर लिया मैंने। 6 टाइप के कौन से हो गए? जब पास आओगे तब फैसला लेंगे। जब का मतलब GH, ग्रोथ हार्मोन्स। P का प्रोलैक्टिन, A का ACTH, T का TSH, F का FSH और L का LH। FSH को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मतलब पुटिका प्रेरक हार्मोन्स। अभी आपको बताऊंगा इंटरेस्टिंग चीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है फीमेल के अंदर, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो दैनिक जीवन में काम आती है फीमेल के लिए, और एक बेसिक नॉलेज होना सभी के लिए बहुत जरूरी है। ओके, LH बात करूंगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। TSH मतलब थायराइड प्रेरक हार्मोन। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है प्रेरक बेटा, आप दोनों नाम ले सकते हो। मैं सोचता हूँ TSH लिखा है तो आप यही नाम याद करो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी यहाँ पे। और A का मतलब होता है ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। P का प्रोलैक्टिन और G का GH, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ टोटल अग्र से, अगर हम पार्स इंटरमीडिया को कंसीडर कर रहे हैं अग्र का, तो टोटल 7 हार्मोन्स निकलते हैं अग्र से। पश्च से निकलते हैं 2, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। और पश्चपीयूष के भी 3 भाग होते हैं, मैंने बताया था, पार्स नर्वोसा, ठीक है, इनफंडिबुलम और मीडियन इमिनेंस। आप नाम याद कर सकते हो, आपके बुक में दिया नहीं है लेकिन। पार्स नर्वोसा, इनफंडिबुलम, मीडियन इमिनेंस। इज दैट क्लियर? एनीथिंग्स क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको? अब सुनो,
अब हम बात करते हैं सबसे पहला हार्मोन्स, जिसका नाम है क्या, वृद्धि हार्मोन्स। आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा कि कमी से कैसे बौनापन का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, अतिकायता का भी दिखाऊंगा, एक्रोमेगेली जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, सिमंड रोग भी दिखाऊंगा। तो आपको दिखाऊंगा ताकि वो डिजीज आपको एकदम दिमाग में छप जाए, ठीक है ना। चलो सुनो, वृद्धि हार्मोन्स को बोलते हैं क्या, जीएच हार्मोन्स, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स। सुनो बेटा, ये जो हार्मोन्स होता है, सिंपल सी बात समझो, ये जो हार्मोन्स होता है इसका कोई टारगेट नहीं होता कि एक ही जगह पे जाके काम करेगा। बाकी सारे हार्मोन्स के टारगेट्स होते हैं, लेकिन इस हार्मोन्स का कोई टारगेट नहीं होता, ये हर एक जगह जाके काम करते हैं। ये कोशिका विभाजन को बढ़ाते हैं क्योंकि वृद्धि करानी है। वृद्धि मतलब क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या होगा, आगे बढ़ाना है, उसका मास, उसका वेट बढ़ाना है। वृद्धि कराने के लिए क्या चाहिए, कोशिका का लगातार विभाजन हो, पेशियों का लगातार विभाजन हो, पेशियों का विकास हो। तो ये क्या करते हैं, वृद्धि का प्रमुख स्रोत होते हैं, प्रेरक होते हैं, वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन्स होते हैं। ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं, ठीक है। लगातार कोशिका विभाजन कराएंगे तभी तो बढ़ेगी कोशिकाएं। देखो बेटा क्या होता है, हाथ बढ़ना, बचपन में एक, अगर मैं बताऊं ना आपको, जब फर्टिलाइजेशन होता है इसके बाद सीधे चैप्टर रिप्रोडक्शन, जनन तंत्र शुरू पढ़ाऊंगा, जो 4-5 चैप्टरों में डिवाइडेड है, ठीक है ना, लेकिन मैं एक साथ पढ़ाता जाऊंगा उसको। तो एक अगर अंडा ले लो, उस अंडे पर एक पेन से क्या करो, डॉट लगा दो, ठीक है। एक डॉट के बराबर एक जाइगोट होता है जब निषेचन होता है फीमेल के अंदर, मादा के अंदर। अब फिर वो धीरे धीरे भ्रूण बनाता है, भ्रूण से क्या बनता है, छोटा छोटा शिशु बनता है जो 9 महीने डेवलप करता है बच्चों के पेट में, ठीक है ना। तो वो एक छोटी सी एक कोशिका होती है, उस कोशिका से लगातार विभाजन के द्वारा ही तो इतनी बड़ी शरीर बनती है। बच्चा जब पैदा होता है कितना छोटा होता है, तो लगातार विभाजन करके देखो 20-25 साल तक ग्रोथ करता है, हाथ पैर मुंह दिमाग सब बड़े होते चले जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके का ग्रोथ कराता है, मतलब संयोजी ऊतक की वृद्धि कराता है, पेशियों की वृद्धि कराता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, और इसका कोई भी लक्ष्य नहीं होता, ये हर एक जगह काम करता है। और जीएच की बात करूं, जीएच और टीएच, ये मैंने जब आपको थायराइड पढ़ाया था तो थायराइड हार्मोन्स है ये, टीएच मतलब थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ये दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं, समझ गए। जीएच और टीएच मिलकर इफेक्टिवली काम करते हैं। ये दोनों अकेले है तो अच्छा है, लेकिन अगर दोनों साथ में है तो बहुत अच्छा है, समझ गए क्या। तो ये दोनों जय और वीरू की जोड़ी होती है इनकी, ये दोनों जाके जहाँ काम करेंगे दोनों बहुत बेहतरीन काम करते हैं, शरीर को ग्रोथ और वो करते हैं। अगर टीएच और जीएच, अगर जीएच की कमी होती तब भी बच्चा बौना हो जाता है, टीएच की कमी होती है तब भी बच्चा बौना हो जाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है पता है, अगर टीएच की कमी हो रही है तो बच्चा दिमागी तौर पर पैदल होगा, मतलब दिमागी तौर पर खराब होगा, दिमागी डिस्टर्ब होगा, मतलब उसके दिमाग का विकास, मेंटली जो रिटार्डेशन आ जाएगा, मेंटली वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर जीएच कम होता है, ग्रोथ हार्मोन्स कम होता है, बच्चा बौना तो होगा लेकिन मेंटली ठीक रहेगा। तो दोनों में यही अंतर है, ठीक है ना। बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, ये समझ पाए कि ये ग्रोथ वृद्धि हार्मोन्स क्या हैं, वृद्धि के प्रमुख प्रेरक होते हैं, संयोजी ऊतकों को बढ़ाते हैं, मांसपेशियों के ग्रोथ को, वृद्धि को बढ़ाते हैं, कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। ये इनका कोई भी एक टारगेट, एक लक्ष्य नहीं होता है। नोट्स में लिखा हुआ है सारा पॉइंट्स, आप पिछले वाले वीडियो के लेक्चर में नोट्स डाला है, वही नोट्स आप यही वही वाला चीज़ टॉपिक यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है। तो आज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगी। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो इसके प्रीवियस बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, वहाँ जाइए, एनिमेशंस वीडियो देखिए ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए चैप्टर। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा। आपके लिए एक ग्रुप है, उस ग्रुप से जुड़िए। आपके लिए 12th का स्पेसिफिक ग्रुप है, 5-7 बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए उसमें, ठीक है। चलो फाइनली हम बात करते हैं क्या, अब इसकी कमी और अधिकता से होने वाले रोग, ठीक है ना। अब हम देखें सबसे पहला, अगर वृद्धि हार्मोन से रोग देखें तो सबसे पहला क्या आता है, बौनापन, ठीक है, इसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म। बताओ क्लियर है। अब देखो नाम से पता चल रहा है बौनापन, मतलब आपको फोटो दिखेगी, अभी फोटो देखिए समझिए बौनापन कैसे होता है, ठीक है ना। आकृति और वृद्धि, शरीर का विकास अच्छे से नहीं हो पाता, शरीर के जो साइज है, साइज का जो शेप है वो बिडल टाइप का हो जाता है, छोटा रह जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, लेकिन ये दिमागी तौर पर सही होते हैं, याद रखना, दिमागी
हालात जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, दिमागी हालात क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है ना, तो बस इतना याद रखना है। बौनापन जो होता है वो ग्रोथ और वृद्धि हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। लगातार वृद्धि हार्मोन्स की कमी हो जाए बच्चों का ग्रोथ नहीं हो पाता, दिमागी लेकिन हालात सही होती। लेकिन अगर टीएच कमी हो जाए तो वो बौना तो होगा लेकिन उसकी दिमागी हालत खराब रहेगी। ठीक है ना। और सुनो, कुछ बच्चों देखो, कुछ लोग होते हैं स्टेरॉइड का हार्मोन्स देते हैं, वो क्या करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो जाए। बॉर्नवीटा और ये दुनिया भर के जो नौटंकी है ना, ये सब बेकार है। कोई हाइट कोई ग्रोथ नहीं बढ़नी है इनसे। ये सब केवल और केवल मार्केटिंग के इश्यूज होते हैं जो पैसा कमाने का ढोंग रचाते हैं। सही मायने में क्या चाहिए, ग्रोथ हार्मोन्स चाहिए। अब आर्टिफिशियली लोग ग्रोथ हार्मोन्स भी लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके एक साइड इफेक्ट होते हैं। अगर वो किसी बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट में रुक गए तो उसी पार्ट की ग्रोथ होती रहेगी। मान लो कान में रुक गया तो कन्वे बड़ा होता चला जाएगा, समझ गए। अगर कहीं हाथ में रुक गया तो हाथ ही बड़ा होता चला जाएगा। यही एक इसका सिम्टम्स देख सकते हैं कहाँ पे, पता है, जो आप सब्जी वगैरह लेते हैं ना, तो वहाँ पे एक स्टेरॉइड हार्मोन्स लेते हैं। वो स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या करते हैं, सुबह लौकी होती, घिया जिसे बोलते हैं, वो अगर इतनी छोटी सी है, सुबह उनको बेचना है तो रात को 2 रुपए का इंजेक्शन आता है और रात को उसको लगा दिया, उसके सुबह वो लौकी इतनी बड़ी हो जाएगी तो और उसको ले जाके मार्केट में बेच देंगे। क्योंकि वो क्या करता है हार्मोन्स, वो हार्मोन्स क्या करता है, उसकी रिप्रोडक्शन रेट को, उसके सेल डिवीजन को बढ़ा देता है, कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है। जितनी ज़्यादा कोशिकाएं विभाजित होंगी, हजारों कोशिकाएं बनेंगी, वो बड़े हो जाएंगे। हम लोग की कम, स्टेरॉइड हार्मोन्स ज़्यादा खाते हैं, वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में जा करके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स शो करते हैं। इसी तरीके से गाय भैंस के अंदर भी क्या दूध को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड हार्मोन्स दिया जाता है, लेकिन वो जो हार्मोन्स कि भैंस कि दूध निकालने से पहले उसको इंजेक्शन दे देते हैं तो उसके अंदर एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होती है। उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारा थोड़ा सा ज़्यादा दूध देगी, लेकिन उस दूध के में क्या होंगे, वो हार्मोन्स आ जाते हैं। वो हार्मोन जब कोई बच्चा पीता है तो उसके शरीर में जाके वो साइड इफेक्ट्स हो करते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है, ये सब चीज़ें जहर हैं बेटा, ठीक है। चलो दूसरी बात करते हैं, बौनापन समझ में आ गया। बौनापन में क्या होता है कि यहाँ पर जीएच हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, लेकिन दिमागी हालात इनके क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं महाकायता, ठीक है। महाकायता की बात करें तो इसे एक्रोमेगेली बोलते हैं। अब देखो महाकायता, नाम से देखो क्या हो रहा है, महा, ठीक है, महान आदमी होगा, ठीक है ना, एक्रोमेगेली। अब महाकायता में होगा क्या बेटा, देखो सुनो, अब महाकायता में क्या होगा, जीएच हार्मोन्स की क्या होगी, अधिकता हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादा हार्मोन्स निकलेगा तो शरीर का ज़्यादा ग्रोथ होगा। आप फोटो देखिए महाकायता के पेशेंट की, ठीक है ना, जब इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी ना कि शरीर बहुत बड़ा हो जाएगा, लगभग 7 से 8 फुट लंबे हो जाएंगे, ठीक है ना, इतने ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, इसे ही बोलते हैं क्या, महाकायता। तो ये भी एक तरीके का रोग है बेटा, ठीक है। तो 2 चीज़ें समझ में आई, जीएच हार्मोन्स में कमी से बौनापन होता है, अगर अधिकता हो जाए तो महाकायता होता है, जिसे एक्रोमेगेली कहते हैं। दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हैं, बताओ, दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर, फिर मैं आगे चलूँ, इसको इरेज करूँ, मिटाने वाला कपड़ा, ठीक है। अगर हम फिर बात करते हैं तीसरे डिजीज़ की, ठीक है, तो दोनों डिजीज़ आपको अच्छे से क्लियर है कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। मैं इसको यहाँ रखता हूँ एक बार, ओके। अगला हम बात करते हैं अग्रातिकायता, तीसरा, ठीक है, अग्रातिकायता। अब सुनो क्या होता है, सुनो, सिंपल सी बात करें कि जब जीएच का, इसमें भी जीएच का क्या होगा, अधिक स्राव होगा, अति स्राव हो जाएगा। जीएच का इतना ज़्यादा स्राव हो जाता है कि शरीर का जो वृद्धि और विकास है अनुपातहीन हो जाता है। आपने देखा होगा किसी के कुबड़ निकल जाती है, पीछे के अंदर काइफोसिस हो जाता है, उसे बोलते हैं काइफोसिस। तो वो भी एक तरीके का क्या है, अग्रातिकायता। दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा कम अधिकता होगी, लेकिन इनकी लंबाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें क्या होता है, शरीर का अनुपात गड़बड़ हो जाता है। इसमें लंबाई बड़ी हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कुबड़ निकल जाता है, कभी दूसरे बॉडी के पार्ट बड़े हो जाते हैं, कभी और ऐसे चेहरा एकदम धुंधला सा, मतलब थूथला सा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अग्रातिकायता के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। फोटो देखोगे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ की, सीमंड डिजीज़ बोलते हैं इन्हें। सीमंड डिजीज़ मतलब, ठीक है, देखो सुनो क्या होता है, जब प्रॉपर शरीर की ग्रोथ हो जाती
जाती है ना, मान लो जीएच प्रॉपर निकल रहा है, शरीर की ग्रोथ प्रॉपर नॉर्मल हो रही है, लेकिन फिर क्या होगा, अचानक से तुरंत क्या होगा, जीएच हार्मोन्स की कमी हो जाएगी। जब कमी हो जाएगी तो आदमी समय से पहले बूढ़ा होने लगता है, उसकी कोशिकाएं मरने लगती हैं। तो इसे बोलते हैं क्या, सीमंड डिजीज। आप देख लो सीमंड डिजीज, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब समय से पहले ही आदमी बूढ़ा दिखने लगा, एक पर्टिकुलर एज आई, 18-19 साल तक लगातार वो क्या करते रहे, ग्रोथ होती रही, हार्मोन्स बराबर निकलता रहा, फिर अचानक किसी कारणवश उस हार्मोन्स की कमी हो जाए, जीएच हार्मोन्स की, ग्रोथ हार्मोन्स की, तो क्या होगा, तो शरीर की जो ग्रोथ हो रही थी वो धीरे धीरे रुक जाएगी, शरीर की कोशिकाएं मरने लगेंगी, तो आदमी बूढ़ा होने लगेगा। तो यही सिम्टम है। तो 4 तरीके की डिजीज हैं जो हम ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड हैं। सबसे पहला बौनापन, जीएच हार्मोन्स की कमी होती है। महाकायता जीएच हार्मोन्स की अधिकता से होता है। अग्रातिकायता जीएच हार्मोन्स की अधिकता से होता है। और सीमन डिजीज जीएच हार्मोन्स की कमी से होता है। चारों में क्या क्या डिफरेंस है, ये एक्चुअल में बचपन से ही अगर जीएच हार्मोन्स नहीं लिख रहा है तो शरीर बौना रह जाता है, जिसे बौनापन कह दिया, दिमागी हालात अच्छे होते हैं। महाकायता की बात करें तो बचपन से ही लगातार इनके जीएच हार्मोन्स की हालात, बच्चे देखो एकदम खंभे जैसे लंबे हो जाते हैं, तो इतने लंबे हो जाते हैं, वो महाकायता हो गई। अब अग्रातिकायता की बात करें, अग्रातिकायता में क्या होता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या होता है, उनके शरीर में अनुपातहीन क्या होता है, वृद्धि होती है। देखो हमारे शरीर का एक अनुपात है, शरीर को इतना बनना, हाथ मसल्स की उतनी ग्रो करानी, पेट को इतना ग्रो कराना है। हालांकि कुछ लोगों का पेट बहुत निकल जाता है, हमारा भी निकल रहा है। जीवन में 2 ही चीज़ों का निकलना बहुत दुखदायक होता है। अगर आदमी के पास अहम निकल रहा है, अहम है आदमी के पास, और आदमी के पास पेट निकला हुआ है, तो वो बहुत दुखदायी है। ताकि चलो अहम रहना रहे, अगर पेट निकलता है तब भी मैनेज किया जा सकता है। अभी आपने एक देखा होगा ना, बाबा का ढाबा, बहुत सुना है आपने। तो उस बंदे को ना अहम हो गया, अहंकार हो गया। जहाँ पहले रोता था, रुतबा था, कुछ नहीं था, बैठा रहता था पूरे दिन, किसी ने बंदे ने उसकी हेल्प की, 5 लाख रुपए आ तो गए ना खाते में, फिर भी उस बंदे को इतना अहंकार हो गया, मैनेजर रख लिया, केस कर दे उसी बंदे के ऊपर। चलो मानता हूँ भगवान उसको उसकी सज़ा देगा कि वो उसका पैसा चोरी किया उसके नाम पे, लेकिन जहाँ के पास कुछ नहीं था, उसकी मदद से ही 5 लाख रुपए आपको मिले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो और लोग हैं, जो और लोगों के लिए, और लोगों की सहायता करने के लिए आगे आते हैं, वो आपसे आगे आगे नहीं आएंगे। कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें गलत है। अहम आना मतलब सर्वनाश होना है। चलो छोड़ो, हमें इससे क्या लेना देना, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए एक मुद्दे की बात है कि कोई भी बंदा अगर आपके लिए मदद कर रहा है तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। जो भी मदद मिल रही, ठीक है, अगर वो आपका फ़ायदा उठा रहा है तो उसका जो फल है वो उसको ऊपर वाला देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जो लोग इसके लिए हकदार थे, जो उनकी अब और मदद मिलने वाली थी, उनको मदद नहीं मिलेगी। लोग इससे सबक लेते हैं, ठीक है ना। अमीर ही गरीबों की मदद करते हैं, नो डाउट, लेकिन अब वो मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। कौन इतना आगे आएगा, कौन इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें कोई कुछ कहने की बात नहीं है। चलो देखो, वृद्धि हार्मोन्स के 4 डिजीज़ है, बौनापन, महाकायता, अग्रातिकायता, सीमंड डिजीज़। बोलो, याद करो मेरे साथ, बौनापन, महाकायता, अग्रातिकायता, सीमन डिजीज। बौनापन ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से होता है, महाकायता ग्रोथ हार्मोन्स की अधिकता से होता है, बच्चे एकदम खंभे जैसे लंबे हो जाते हैं। अग्रातिकायता अनुपातहीन शरीर का विकास होता है, ठीक है, कोई अनुपात नहीं होगा, कहीं पीठ गुबड़ की जैसे निकल गई, हाथ ऐसे हो गया, चेहरा दूतला हो गया, ठीक है ना। सीमन डिजीज में क्या होगा, एक पूर्ण वृद्धि होती रहेगी, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, अचानक से ग्रोथ हार्मोन्स कम हो जाएगा, आदमी समय से पहले बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलें, तो ये ग्रोथ हार्मोन्स के कुछ डिजीजेस थे। हम आई होप आपको ये याद हो गई होंगी। चारों डिजीज के नाम दोबारा बताता हूँ, बौनापन, महाकायता, अग्रातिकायता और सीमन डिजीज। बौनापन जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, महाकायता अधिकता से होता है, अग्रातिकायता भी अधिकता से होता है, सीमन डिजीज नॉर्मल कंडीशन के बाद कमी के कारण होता है। बताओ इतनी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं। अब हम बात करते हैं क्या, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स की। अब तुम सोच रहे हो सर ये तो गोनेडोट्रोपिन नाम ही नहीं आया था कहीं पे। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है ना, जीटीएच बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है। अब देखो गोनेडोट्रोपिन की बात करें ना, तो ये ऐसे हार्मोन्स है जो एक्चुअल में एफएसएच है ना, एफएसएच और एलएच दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। एफएसएच को क्या बोलते हैं, पुटिका प्रेरक हार्मोन, ठीक है। एलएच को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स किसको कहते हैं, एफएसएच और एलएच को कलेक्टिवली बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स,
ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, सुनो, FSH और LH को कलेक्टिवली दोनों को मिला करके बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। ये दोनों अग्रपीयूष से ही तो निकल रहे थे, फैसला लेंगे, फैसला है ये फैसला करते हैं, ठीक है ना। सुनो देखो क्या, ये पुटिका मतलब क्या होता है, अब मैं बात करता हूँ। सुनो, फीमेल है, एक मादा के अंदर, एक फीमेल के अंदर 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है। दोनों अंडाशय एक फिम्बरी के द्वारा जुड़े, उनका रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, रफली डायग्राम, ठीक है। ठीक है, ये चलो बना रहा हूँ। ये अंडाशय होते हैं, ठीक है, ये अंडाशय होते हैं, यही होता है गर्भाशय, और ये अंडाशय, ये हम बोल सकते हैं क्या, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये होता है वेजाइना, और ये होता है सर्विक्स, ठीक है। वेजाइना को योनि भी बोलते हैं। तो सुनो, अब क्या होता है कि अंडाशय के अंदर बहुत छोटी 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 पुटिकाएं होती हैं। तो जो ये FSH हार्मोन्स है, इन्हीं पुटिकाओं पर आके काम करता है। सुनो ध्यान से, FSH पुटिका प्रेरक हार्मोन्स, तो यही अंडाशय के अंदर ये हार्मोन्स आके पुटिकाओं पर काम करता है। और पुटिकाओं पर काम करेगा ना, तो पुटिका को क्या करेगा, परिपक्व करेगा। सुनो, अभी तो इतना ही बताऊंगा, परिपक्व करेगा। और इसी परिपक्व पुटिका के ऊपर ना लेयर होती है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। अब इतना नहीं याद रखना, जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ याद करना है। अब जब ये इनको परिपक्व करेगा तो इन्हीं से निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरॉन। आपको पिछला वीडियो याद है जब मैंने आपको अंडाशय और वृषण पढ़ाया था, तो वहाँ पे बताया था इस अंडाशय के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। तो जो ये FSH हार्मोन्स है वो आके अंडाशय की पुटिकाओं पर काम करेगा। अंडाशय की पुटिकाएं परिपक्व होकर पहले एस्ट्रोजन निकालेंगी। अब जब एस्ट्रोजन निकालेंगी तो ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन शरीर के लैंगिक अंगों का विकास करेगा। फीमेल हार्मोन्स है ये, लैंगिक अंगों का विकास करेगा। और गर्भाशय की तीसरी वाली लेयर जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम, क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम का विकास करेगा, ठीक है, थोड़ा विकास करेगा। फिर निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को पूरा प्रिपेयर कर देगा, ताकि जो, अब देखो क्या होगा, सुनो, अब क्या होगा कि जब ये पूरा परिपक्व हो गए ना, इसी परिपक्व से निकलेगा क्या, ओव्यूल या ओवम, या सीधे कह सकते हैं अंडाणु। क्या निकलेगा, अंडाणु। ये जो परिपक्व से जो मतलब देखो सुनो, बहुत सारी पुटिका होती हैं, उन्हीं पुटिकाओं में से केवल एक पुटिका परिपक्व हो जाएगी, वही पुटिका एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकालेगी। वो हार्मोन्स जब निकालेगी ना, तो क्या होगा, वो हार्मोन्स शरीर के लैंगिक अंगों का विकास करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, जो ये गर्भाशय है ना, उसकी तीसरी, गर्भाशय के अंदर 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम हर महीने बनती और बिगड़ती है, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये थोड़ा सा विकास करेगी, फिर निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन, वो उसको पूरा विकास कर देगा, उसका कंप्लीट बन गया। अब देखो क्या होगा, इसी से क्या निकलेंगे, अंडाणु निकलेंगे। तो इसे अंडाणु सर्ग कहते हैं या ओव्यूल्यूशन कहते हैं। इसको रिप्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ाऊंगा, यहाँ ज़्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं है। अब ये अंडाणु जब निकलते हैं ना, तो अंडाशय के ऊपर आ जाते हैं, फिर इस फिम्बरी के द्वारा पकड़कर यहाँ रख दिए जाते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में रुके रहते हैं। फिर क्या होगा, अगर कोई फर्टिलाइजेशन करता है, मतलब कॉपुलेशन करता है, तो स्पर्म आते हैं यहाँ से, पूरा यहाँ से तैरते हुए, बहुत सारे लाखों स्पर्म होते हैं, तैरते हुए एक स्पर्म आके इससे फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बनेगा जाइगोट बनेगा। अब यहाँ तो डिवीजन, यहाँ पे तो उस बच्चे का विकास हो नहीं सकता। अब जब ये फ्यूज कर दिए तो आके जो एंडोमेडियम बनी है, उसी एंडोमेडियम में आके इम्प्लांट हो जाएंगे, उसी के अंदर धस जाएंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, रोपण होना। अब धस जाएंगे और 9 महीने तक यही विकास करेंगे, बनते रहेंगे, शरीर की संरचना बनेगी, त्वचा बनेगी, पैर, हाथ, गोड़ सब कुछ बनेंगे, और इसकी साइज लगातार बढ़ती जाएगी, तभी पेट बाहर की ओर निकलता जाता है। फिर दिन क्या होगा, 9 महीने पूरे होने के बाद क्या होगा, ये नीचे की ओर प्रोसीड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सुनो बेटा, अब मैंने बोला कि जो ये अंडाणु निकल रहे हैं ना, इससे वो अंडाणु निकलते हैं LH हार्मोन्स की वजह से। तो LH हार्मोन्स अंडोत्सर्ग कराता है, मतलब ओव्यूल्यूशन कराता है, और जो FSH है पुटिकाओं को प्रेरित करता है ताकि एस्ट्रोजन निकाले, प्रोजेस्टेरॉन निकाले। इसे गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि गैमीट बना रहा है। फिर स्पर्म आएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो स्पर्म आया, फ्यूज किया और जाके जुड़ गए वहाँ पे। लेकिन अगर कॉपुलेशन नहीं किया, स्पर्म तो नहीं आएगा ना, स्पर्म नहीं आएगा, कोई स्पर्म नहीं आया, तो ये अंडाणु ना 24 घंटे बाद अपने आप 48 घंटे में मर जाएगा, खत्म।
खत्म। तो जो एंडोमेट्रियम बनी है ना 8 से 10 दिन बाद अपने आप समाप्त हो जाएगी। फिर ये क्या करेगी, ब्लड के साथ वेजाइना के साथ बाहर निकल जाएगी। इसे ही बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, मासिक चक्र। ठीक है, फीमेल के अंदर जो एक खास बात होती है, हर महीने पर्टिकुलर यही साइकिल लगातार चलती रहती है। तो इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, एक चैप्टर ही है मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ पे। तो अभी यहाँ याद रखना है आपको कि एफएसएच जो हार्मोन्स है वो पुटिका प्रेरक हार्मोन्स है, अंडाशय की पुटिकाओं को प्रेरित करता है, परिपक्व करता है, अंडाणु निकलते हैं। वो अंडाणु देखो, ये अंडाशय है, तो यहाँ अंडाणु आएंगे ना, तो ये फैलोपियन ट्यूब देखो उंगली की जैसी जो संरचना बनाया हो ना, ये इसे नाचते रहते हैं। ये क्या करते हैं, अंडाशय को, अंडाणु को पकड़ लेंगे और इसके अंदर यहाँ रुका रहेगा। फिर वो स्पर्म का वेट करेगा कि अगर फर्टिलाइजेशन करना है तो स्पर्म अगर नहीं आया तो नष्ट हो गया। फिर क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम बनी वो टट के बाहर निकल गई। फिर से यही अगले महीने में होगा, फिर से एफएसएच निकलेगा, अंडाणु को करेगा, फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकलेंगे, इसको बनाएंगे। फिर क्या होगा, नहीं बना, नहीं फर्टिलाइजेशन हो, फिर निकल गया अगले महीना। अब ये प्रेगनेंसी का क्या होता है, इंडिकेटर होता है। अगर यहाँ पे जाके जुड़ गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं निकलेगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे आके वो बच्चा जुड़ा हुआ है। तो ये इसका ग्रोथ कराएंगे 9 महीने तक, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं निकलेंगे तो पता चलेगा क्या है, प्रेगनेंसी है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ काम क्या रखना है, एफएसएच पुटिका को क्या करता है, परिपक्व करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है। एलएच क्या करता है, उन्हीं जो परिपक्व पुटिका है ना, उनसे अंडाणु निकालना, मतलब ओव्यूलेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं अंडोत्सर्ग कराता है। ठीक है ना, तो ओव्यूलेशन कराता है, मतलब ओवम निकालने का काम करता है। बताओ इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं, ये इतने कॉन्सेप्ट एकदम बताओ अच्छे से क्लियर है कि नहीं। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं अच्छे से। ओके फाइन, हाँ सब कुछ ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, दोनों के काम समझ में आ गया। लुटिनाइजिंग हार्मोन्स अंडोत्सर्ग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मतलब इन्हीं जो अंडाणु को बाहर निकालता है, किससे, उन परिपक्व वाले से। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था, कार्पस ल्यूटियम है जो टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, अंडाशय को टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जाओ, वहाँ देखो, इतना डिटेल में बेटा समझाता नहीं है कोई, समझते चलो, कॉन्सेप्चुअल रटना नहीं है। तो आपको मोटा माटी 2 ही याद करना है एफएसएच में। एफएसएच पुटिकाओं को प्रेरित करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकालने के लिए उत्तरदायी होता है, और एलएच अंडोत्सर्ग कराता है। ठीक है ना, अगले वाले चैप्टर रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छे समझाऊंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। देखो तीसरा, एक्चुअल में चौथा है, क्योंकि एफएसएच और एलएच एक साथ बता दिया आपको मैंने। तीसरा की बात करूं, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। देखो नाम से पता चल रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, सुनो बेटा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की बात करें तो टीएसएच देखो क्या है, पिट्यूटरी है, ये मान लो ये पिट्यूटरी है, मटर के दाने जैसे। अग्रपीयूष से निकलेगा टीएसएच, ये ब्रेन से होते होते आएगा, ये मान लो यहाँ पे है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, मान लो ब्रेन यहाँ पे है, मैंने बता दिया। अब यहाँ गले में आ गए, थायराइड ग्रंथि के पास आएगा टीएसएच, और थायराइड को बोलेगा बेटा चलो तुम अपना हार्मोन्स निकालो। कौन सा हार्मोन्स, टीएच। टीएच मतलब थायरोक्सिन हार्मोन्स, यहाँ लिखता हूँ, जब आपको पढ़ाया था तो वहाँ बताया था थायरोक्सिन हार्मोन्स निकालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टीएसएच। बस यही याद करना है आपको कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, पीयूष को मास्टर बोलते हैं ना। देखो थायराइड को कंट्रोल कर रही कि नहीं कर रही, टीएसएच निकालेगी, बोलेगी चलो बेटा तुम टीएच निकालो, काम करो अपना, ऐसे आवारा की तरह बैठे रहते हो। तो टीएसएच निकलेगा और यहाँ से टीएच निकल जाएगा। तो पीयूष थायराइड को कंट्रोल कर रही है, समझ गए क्या, इसीलिए मास्टर है ना बेटा। और पीयूष को कौन कंट्रोल कर रहा था, टीएसएच निकालने के लिए क्या निकलता था बताओ, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। देखो सुनो, समझा ही देते हैं, ये है हाइपोथैलेमस। कहाँ है ये, हाइपोथैलेमस, ये वृंत के द्वारा पीयूष जुड़े हैं। अब मैंने यहाँ दिखा दिया आपको, ये बटरफ्लाई शेप्ड थायराइड। ठीक है, अब सुनो, अब हमें थायराइड से टीएच निकालवाना है, काम कराना है टीएच का, इस पर्टिकुलर आर्गन में टीएच का काम करना है। ठीक है ना, तो क्या करेगा, अब सुनो, दिमाग मतलब हाइपोथैलेमस निकालेगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, मतलब थायरोट्रोपिन मोचक हार्मोन्स। मैंने आपको बताया था, थायरोट्रोपिन मोचक हार्मोन्स आएगा, अग्रपीयूष पर काम करेगा, अग्रपीयूष से निकलवाएगा क्या, टीएसएच। जाओ तुम
थायराइड को देखो क्या कर रहा है, थायराइड काम ही नहीं कर रहा है, वहां से थायरॉक्सिन निकल, अब ये जाएगा थायराइड पर काम करेगा और थायराइड से क्या निकलेगा, टीएच, और टीएच जाके अपना काम करेगा। जैसे काम पूरा हो गया तुरंत एक मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को, टीआरएच का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, टीआरएच बंद हो जाएगा तो क्या करेगा, टीएसएच भी बंद हो जाएगा, फिर टीएच भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग किसको काम कंट्रोल कर रहा है, थायराइड हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है, या थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा है। बताओ क्लियर हुई इतनी चीजें कि नहीं। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अग्रपीयूष से निकलता है जो थायराइड को प्रेरित करता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालने के लिए, ठीक है, क्लियर है। थायरॉक्सिन के काम जानते हो, मैंने आपको बता रखा है पहले वाले वीडियो में, जाओ वहाँ और अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ACTH। अब देखो जैसे TSH हो गया ना, ये चौथा था, ठीक है, चौथा हो गया। अब पांचवे की बात कर लेते हैं, पांचवे की बात कर लेते हैं, ACTH। देखो एडिनोकॉर्टिको मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स मतलब अब ये अग्रपीयूष से निकलेगा। अब किडनी होती ना, किडनी के ऊपर, अगला टॉपिक यही है हमारा, किडनी के ऊपर कैप लाइक टोपीनुमा संरचना होती है, इसे ही बोलते हैं क्या, अधिवृक्क ग्रंथि। अब अधिवृक्क ग्रंथि दो टाइप की होती है, एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मेडुला या मध्यांश बोलते हैं, ठीक है ना, एडिनल मध्यांश और एडिनल कॉर्टेक्स, पलकुट बोलते हैं कॉर्टेक्स को। तो ये ACTH एडिनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा इसके हार्मोन्स निकालने के लिए, बस यही याद है। जब वहाँ पढ़ाऊंगा एडिनल कॉर्टेक्स तो उसके कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं वहाँ याद कराऊंगा। तो ACTH जो होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, वो अग्रपीयूष से निकलता है और अधिवृक्क कॉर्टेक्स अधिक बलकुट पे जाके काम करता है ताकि उससे जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं उनको नियंत्रित कर सके। यहाँ ये याद रखना है, यहाँ कोई भी रोग डिजीज़ नहीं है क्योंकि ये बस निकालने और उनको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये ACTH किससे निकलता है, ACTH पीयूष से निकालने के लिए निकलता था ना, क्या बताओ, कौन बताएगा। ACTH निकलने के लिए हाइपोथैलेमस से क्या निकलता था, हाइपोथैलेमस, बताओ। मैंने बताया था, सुनो, सबसे पहले आपको बताया था कि GH का मोचक और निरोधक, फिर प्रोलैक्टिन का मोचक और निरोधक, फिर मेलानोसाइट का मोचक और निरोधक, फिर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है ना, एडिनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। तो ACTH जो है वो एडिनोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन्स है उससे निकलता था बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडिनोट्रोपिन निकलेगा, वो जाके अग्रपीयूष को काम करेगा, अग्रपीयूष से ACTH निकलेगा, ये जाके अधिवृक्क कॉर्टेक्स पे काम करेगा, फिर यहाँ से वो हार्मोन्स निकालेगा जो भी निकालना है, ठीक है। अब लास्ट आ जाते हैं एक और, छठा प्रोलैक्टिन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका बात करना। प्रोलैक्टिन जब प्रेगनेंसी पूरी होने वाली होती है ना तब निकलता है, और ये क्या करता है, दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। याद रखना, निष्कासन नहीं करता, केवल निर्माण करता है, मतलब स्तन में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। निकालने का काम ऑक्सीटोसिन करता है, दुग्ध निष्कासन, और ये क्या काम करता है, दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन ट्रोपिन हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे मैनोट्रोपिन भी कहते हैं। तो प्रोलैक्टिन या कह सकते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कह सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है चीज़ें। लैक्टोजेनिक हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि लैक्टोज शुगर होती है ना दूध में, तो इसीलिए लैक्टोजेनिक हार्मोन्स भी कहते हैं इसे। तो याद रखना, दुग्ध निर्माण को कौन करता है, प्रोलैक्टिन करता है। अब हम MSH की बात कर लें, थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ। MSH में क्या होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या मिलेनिन, कलर जिसे रंग काला है, ज़्यादा मिलेनिन है वहाँ पे, तो उनके निर्माण को प्रेरित करता है, मिलेनिन को कंट्रोल करता है निकालने के लिए, ठीक है ना। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जाएगा, पीनियल ग्रंथि पर काम करेगा, पीनियल से क्या निकलवाएगा, मिलेनिन निकालना है, कम निकालना है, वो उस पर जाके काम करेगा। देखो अग्रपीयूष पीनियल पे भी काम कर रही है, थायराइड पे कर ही ली है, एडिनल कॉर्टेक्स पे भी कर रही है, तो इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बताओ इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, अग्रपीयूष के ये काम अच्छे से क्लियर हुए कि नहीं। देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको, ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, उसके हार्मोन्स निकालने के लिए प्रेरित करता है। TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थायराइड पर काम करते हैं, मतलब TSH निकालने के लिए TSH थायराइड पर काम करते हैं। प्रोलैक्टिन दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स कहते हैं इसे, ये ठीक है ना। और फिर बात करते हैं MSH पीनियल पे जाके काम करता है, पीनियल से मिलेनिन या मेलाटोनिन निकालने का काम करता है, वहाँ से उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। इतनी चीज़ें फिर हम चलते हैं थोड़ा आगे से। अगर नहीं समझ में आ रहा है बेटा आप बताना, मैं अगले लेक्चर में इसको दोबारा से रिवाइज कर दूंगा, कोई भी चीज़। थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ ताकि आप सिलेबस भी कराना है और डेली वीडियो भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल,
ठीक है, देखो लेट नाइट शूट कर रहा हूँ। ओके, देन हम बात करते हैं क्या, एडीएच और वैसोप्रेसिन। यहाँ देखता हूँ सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, अब हम पश्च पीयूष पे आ गए, ठीक है, और दूसरा वैसोप्रेसिन, ठीक है। अब हम पश्च पीयूष पे आ गए, ठीक है, वैसोप्रेसिन। अब सुनो बेटा, वैसोप्रेसिन की बोलते हैं एडीएच हार्मोन्स। यहाँ लिखता हूँ एडीएच को बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सुनो मेरे बलाल, देखो सुनो क्या है, ये होता है, मैं तुम्हें आपको दिखा रहा हूँ एक किडनी का नेफ्रॉन, ठीक है, ये किडनी है, ये हो गई अपवाही और अभिवाही, ठीक है, दो आ गए, ये हो गया ग्लोमेरुलस, ये बोमन संपुट हो गया, ये पीसीटी हो गया, ये डीसीटी हो गया, ये लूप ऑफ एल्ले हो गया, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई, ठीक है। सुनो अब क्या होगा कि जो ये वैसोप्रेसिन का काम बता रहे हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, तो जो यहाँ पे फिल्टर होते हैं ब्लड के द्वारा, बहुत सारे जल फिल्टर हो जाते हैं ना, तो ये नली इसके चारों तरफ घूमी होती है, आपने 10वीं में पढ़ा होगा। तो ये क्या करते हैं, जो जल निकल रहा है ना, इन जल को दोबारा से अवशोषित कर लेते हैं, इन जल को दोबारा से क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे, खींच लेंगे, मतलब मूत्र के निर्माण जो होता था ना, मूत्र निर्माण को कम करते हैं, तो एंटी डायूरेटिक हो गए। ज़्यादा निकले तो डायूरेसिस, कम निकले तो एंटी डायूरेटिक। अगर ये हार्मोन्स ना निकले ना, तो हम जितना पानी पिए सब मूत्र ग्रुप में बाहर निकल जाए। ये क्या करते हैं, क्योंकि फिल्टर हो जाते हैं सारे पानी। देखो जितनी चीज़ें यूजफुल है ना, 90% ज़्यादा चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं। फिल्टर देखो क्या होता है ना, एक्चुअल में किडनी के अंदर का एक स्ट्रक्चर है ये, इसी तरीके से लाख होता है, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ये नेफ्रॉन है। तो अब क्या होता है, ब्लड यहाँ तेजी से आएगा, देखो ये पतले मैंने बनाया है, पतली मतलब है कि इस ग्लोमेरुलस में भरेगा और तेजी से निकलेगा, तेजी से आएगा और धीरे निकलेगा, तो यहाँ इकट्ठा होगा तो फिल्टर हो जाएगा, इस बोमन संपुट में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लो 100 लीटर है तो 90 लीटर चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं। अब क्या बताओ, 90 लीटर चीज़ें वेस्टफुल तो हो नहीं सकती, हम तो 2 से 3 लीटर ही वेस्टफुल निकालते हैं मूत्र। तो अब क्या होगा कि इन चीज़ों जो फिल्टर हुई है ना, उनको दोबारा से इसी नली इसके चारों तरफ घूम घूम के दोबारा से वो अच्छी अच्छी चीज़ों को अवशोषित कर लेती है। तो ये जो एडीएच हार्मोन्स निकलता है ना, यहाँ से केवल जल जो निकल रहा है, उन जल को दोबारा से खींच लेगा ब्लड के अंदर, दोबारा से फिल्टर होने के बाद खींच के ब्लड के अंदर डाल देगा, ताकि मूत्र जो निर्माण है यहाँ पहुँचने के बाद वो वेस्ट हो जाता है, मूत्र हो जाता है, ठीक है। तो अब पानी खींच लेगा तो कम मूत्र बनेगा, समझ गए बात को। तो ये इसीलिए इसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। अगर ये हार्मोन्स की कमी हो जाए तो ये दोबारा बताओ पानी खींच पाएंगे क्या मूत्र से, नहीं ना, तो ज़्यादा ज़्यादा मूत्र बनेगा और ज़्यादा ज़्यादा मूत्र बाहर निकलेगा, पानी ज़्यादा ज़्यादा बाहर निकलेगा। इसे बोलते हैं ना डायबिटीज़ इंसिपिडस। बेटा डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस मैंने आपको वहाँ बताया था, इंसुलिन जब पढ़ाया था। ये जो डायबिटीज़ है यहाँ पे एडीएच के कारण ये डायबिटीज़ इंसिपिडस है, इंसिपिडस, ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस नोट्स में लिखा हुआ है। तो एडीएच के कारण डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, मतलब बहुमूत्रता होती है। बहुत बार जब एडीएच की कमी हो जाएगी तो पानी को सोखेगा ही नहीं ना, जब पानी को सोखेगा ही नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से हम क्या करेंगे, पानी को लॉस करेंगे। जब पानी लॉस होगा तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, समझ गए, डिहाइड्रेशन होगा, दुनिया भर के रोग घेरने लगेंगे हमें। तो इसीलिए हार्मोन्स देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है, तुम जितना भी पानी पीते हो उसको बचा के रखता है, यही चीज़ होता है। अब क्या होता है, अगर पानी नहीं पीते हो तो जो यूरिन यहाँ छन रही है ना, सारी चीज़ों को दोबारा से छान लेगा, वो दोबारा से पानी को लेगा, उसी पानी को बॉडी में बार बार सर्कुलेट करेगा, समझ गए। तो यही रीजन है। अगर फिर देखो आप अगर पानी नहीं पीते हो तो अगर यूरिन अगर पास ऑन करते हो, निकालते हो कभी मूत्र, तो उसमें देखो क्या होता है, गाढ़ा और पीले रंग का होता है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी और ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा वेस्ट मटेरियल उसके अंदर जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये कम निकले तो पानी को कौन अवशोषित करेगा, अवशोषित तो करेगा नहीं, तो जो भी आया ना वो फिल्टर हो गया तो वो जाके बाहर निकल गया। जब वो बाहर निकल गया तो पानी की तो कमी हो गई ना भाई बाबू शरीर में, तो जब कमी हो गई तो उसे बोलते हैं क्या, डिहाइड्रेशन। और बार बार जब पानी निकलता रहेगा तो बहुमूत्रता हो जाएगी। बहुमूत्रता एक सिम्टम है डायबिटीज इंसिपिडस के, बार बार यूरिन आना डायबिटीज इंसिपिडस के सिम्टम है। तो एडीएच हार्मोन समझ पाए, एडीएच हार्मोन्स को वैसोप्रेसिन नाम है, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स है, ये जल के अवशोषण को, किडनी के ट्यूब्यूल्स में जल के अवशोषण को बढ़ाता है।
जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है ताकि शरीर में जल रहे, शरीर से बाहर ना निकले, समझ गए। अब अगर ये कमी होगी तो क्या जल को अवशोषण होगा? नहीं होगा। तो जो यहाँ फिल्टर हो रहा था बड़ बड़ करके भर भर के यहाँ निकलेगा यहाँ, और यहाँ से सीधे क्या हो जाएगा? बाहर। गॉल ब्लैडर में बढ़ेगा, गॉल ब्लैडर से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। तो ये होता है, इससे जो रोग होता है उसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस या बहुमूत्रता, ठीक है ना। ये हार्मोन्स रक्तदाब को भी नियंत्रित करते हैं। अब पनीय जब निकल जाएगा शरीर से, मतलब शरीर से जब पानी निकल जाएगा, थोड़ा लहजा में बोलता हूँ, ठीक है ना। तो जब शरीर से पनीय निकल जाएगा, तो जब रक्त के अंदर पानी नहीं रहेगा तो रक्तदाब क्या हो जाएगा? रक्त तो गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि गाढ़ा हो जाएगा तो धीरे पंप करेगा वो, समझे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? ऑक्सीटोसिन की। अभी मैंने आपको बताया, देखो बकलोली वाला काम मत करो, समझो। ये अंडाशय, ये फिम्बरी, ये मैंने बना दिया आपको यूट्रस। ये मैं थोड़ा रफली डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ओके ओके, सुनो। इसके 3 लेयर होती है। ये होता है बीच वाली मोटी होती है, उसे हम बोलते हैं, ये जिग जैग फॉर्म में जो बनाया है, मायोमेट्रियम, ठीक है। और लास्ट वाली है, ये मैं इसको बना रहा हूँ ऐसे, ये है एंडोमेट्रियम, जो हर महीने बनती और बिगड़ती है। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ ना, ताकि अच्छे समझ में आए आपको। ऐसे बनाऊंगा तो लगोगे सर तो बकलोल हैं, कुछ समझाते तो है नहीं। सुनो, ये हो गए अंडाशय, ठीक है, ये हो गए फिम्बरी, अभी भी अच्छा नहीं बना। ट्राई तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन हम फेले हो जाते हैं हर बार। नहीं रे, अच्छा तो बन गया यार, ठीक है। ओके सुनो, ये हो गया अंडाशय और ये हो गया सर्विक्स, ये हो गई वेजाइना, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लेयर, ये वाली दूसरी और ये वाली जो जिग जैग दिखा रहा हूँ ये वाली तीसरी। इसी तरीके से यहाँ भी होगी 3, ठीक है। तो इसकी तरफ नहीं दिखा रहे, इधर ही दिखा रहे हैं। तो ये पेरीमेट्रियम, यहाँ लिखता हूँ पेरीमेट्रियम। देखो बेटा, समझाना मुझे एक पॉइंट है, लेकिन उससे पहले कहानी पूरी समझानी, ताकि आपके दिमाग पे ना विजुलाइज हो जाए, याद हो जाए। दूसरा ये हो गया मायोमेट्रियम। मायो सबसे ज़्यादा मोटी होती है, मायोमेट्रियम। और ये होता है एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। अब सुनो बेटा, एंडोमेट्रियम तो हर महीने बनती और बिगड़ती रहती है। जब ये ब्लड के साथ बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब सुनो, ओव्यूलेशन हुआ, ओवम यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, किसी ने निषेचन किया, स्पर्म आया, स्पर्म इससे फ्यूज किया और जाके एंडोमेट्रियम पे बैठ गया, ठीक है। अब ये एंडोमेट्रियम पे बैठ गया तो यहाँ लगातार बड़ा होता जा रहा है। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। अब इसके अंदर क्या होगा? सर बनना शुरू हो गया, पैर हाथ मुंह सब बन गया, ठीक है ना। 9 महीने बीत गए। 9 महीने में क्या हो गया? ये पूरा बन गया एक बेबी, ठीक है ना। ये लो मैंने बना दिया, ठीक है। नाक मुँह आँख सब बन गए, ठीक है। अब बन गए तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम पे जुड़े हैं। अब इसके जब टाइम पूरा हो गया, गर्भाशय का टाइम पूरा हो गया 9 महीने, तो अब इसमें क्या निकलना है? तो जैसे ही ये संकेत देगा कि ये कंप्लीट बन चुका है, तो ये ब्रेन के पास जाएगा और बोलेगा कंप्लीट बन चुका है। तो हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन्स बनता है जो कि स्टोर होता है, कहाँ पे जाके स्टोर होता है? पश्चपीयूष में। उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन आएगा, निकलेगा, और ये जो बीच वाली है ना, बीच वाली बहुत थिक होती है बेटा, बहुत मजबूत होती है और मोटी भी होती है। यहाँ भी बीच वाली बहुत मोटी होती है, बीच वाली, ठीक है ना, बता रहा हूँ। ये बीच वाली जो लेयर होती है मोटी होती है, इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। ये ऑक्सीटोसिन आएगा, मायोमेट्रियम पे काम कराएगा। मतलब देखो, प्रसव के दौरान प्रसव पीड़ा उठती है, जैसे प्रसव होने वाला है ना तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा, तो फीमेल को पता चल जाता है कि प्रसव पीड़ा हो रही है, तब उसको हॉस्पिटल लेके भागते हैं। तो होना क्या होता है कि जाके मायोमेट्रियम पे ये हार्मोन्स आके काम करेगा और मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? दबाएगा, ताकि क्या करे? ये बच्चा नीचे की ओर प्रोसीड करे और आगे के निकले। तो जब ये मायोमेट्रियम को दबाएगा ना, प्रेस करेगा, तो ये फीमेल क्या होगा? नीचे की ओर प्रोसीड होगा। और ये इसको क्या करता है? फ्लेक्सिबल कर देता है। ये हार्मोन्स क्या करेगा? इसको फ्लेक्सिबल। तो मतलब ये क्या, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? बर्थ हार्मोन। अब देखो, जैसे पूरा महीना पूरा हो गया है, लेकिन
ऑक्सीटोसिन नहीं निकल रहा है तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर आर्टिफिशियल इंजेक्शन से ऑक्सीटोसिन दे देते हैं ताकि जाके प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो, फिर वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी करे। ठीक है ना, तो बच्चा नीचे की ओर प्रोसीड करेगा, फ्लेक्सिबल होती है और धीरे से क्या करेंगे, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कभी कभी सक्शन पंप की भी सहायता करते हैं, हमने 3 इडियट मूवी में देखा होगा। ओके, देन हम बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन करता क्या है। ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं पता चल गया, क्योंकि ये मायोमेट्रियम पे जाके प्रसव पीड़ा कराता है, मायोमेट्रियम पे जाके दबवाता है कि चलो बेटा तुम अब प्रेशराइज करो, तो मायोमेट्रियम क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, दबेगी। जब ये दबेगी, क्योंकि ऊपर पेट है, दबाव डालेगा तो ये क्या होगा, आगे की ओर प्रोसीड होगा, तो डिलीवरी हो जाएगी। समझ गए। तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन्स कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, प्रसव पीड़ा कराता है। बताओ इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें। तो इसे अब देखो दूसरा काम क्या है इसका, दुग्ध निष्कासन। ठीक है, दुग्ध निर्माण प्रोलैक्टिन करता है, दुग्ध निष्कासन। ठीक है ना, बार बार उल्टा ही बोल रहा हूँ, दुग्ध निष्कासन कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है ना, कभी कभी कोई वर्ड होता है जो लहजे पे नहीं आता है। ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑक्सीटोसिन का काम है प्रसव पीड़ा कराना, मतलब बर्थ को निकालना, और दुग्ध निष्कासन। ठीक है, उसको क्या करना, आगे बढ़ाना। चलो आगे देखते हैं क्या। लेकिन अब ये चीज़ दोनों को बहुत क्लियरली समझ लेना, बस यहाँ तक पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ये दूध निकालने की, क्योंकि जब बच्चा डिलीवर हो रहा है तो जो पहला दूध होता है गाढ़ा पीला वाला, उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। बच्चों के लिए वही सबसे ज़्यादा वरदान है। जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो सब डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ याद रखना ऑक्सीटोसिन का 2 ही काम है, एक प्रसव पीड़ा कराना, मतलब मायोमेट्रियम को संकुचित करना ताकि डिलीवरी हो, जिसे बर्थ हार्मोन्स कहते हैं, और दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो मेरे बच्चों, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, ज़रूर आप कमेंट करो। अगर आप एक बंदा पढ़ते हो तब भी करो, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उस सारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।